आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किताब घर के पिटारे से एक खास फरमाइश। किताब घर का पिटारा खुल चुका है और इस किताब घर के पिटारे में पुस्तक संख्या 28 बुक नंबर 28 पर आज हम परिचर्चा करेंगे। ये एक खास पुस्तक है बहुजन समाज के लिए। वह समाज जो दलित वाड़ा से आता है, आदिवासी वाड़ा से आता है और शूद्र वाड़ा से आता है, या जिसे हम महात्मा गौतम बुद्ध की भाषा में बहुजन कह सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले की भाषा में शूद्र अति शूद्र कह सकते हैं, और अंबेडकर व कांसीराम की भाषा में फिर से इसे बहुजन कहा जा सकता है। साथियों, किताब घर के पिटारे में आज हम ऑटोबायोग्राफी जो कि कांचा आलया सैफर्ड के द्वारा लिखी गई है, अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी। बहुजन अपनी आत्मकथा या जीवनी या बायोग्राफी कैसे लिखें, इसके लिए यह एक विशेष प्रेरणा देने वाली पुस्तक है। साथियों, बहुजन नायकों में चाहे वो गौतम बुद्ध रहा हो, अंबेडकर रहा हो, पेरियार रहा हो, महात्मा ज्योतिबा फुले रहा हो, वे अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथाएं नहीं लिख पाए। इसी कमी को पूरा करने का श्रेय जाता है कांचा आलिया सैफर्ड को, जो कि एक चरवाहे के रूप में भेड़ और बकरियां चराने वाला बालक किस तरह से अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करता है। एक चरवाहे से लेकर उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तक की यात्रा, और उसके बाद केवल एक नौकरी वाली यात्रा नहीं, अपितु उसके बाद एक बहुजन लेखक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। सोचने का उनका नज़रिया, लिखने का उनका तरीका, संवाद की उनकी शैली और चिंतन और मनन करने का द्विज के विपरीत एक तरीका, जो कि मूल बहुजनों को प्रेरणा प्रदान करता है। आइए साथियों, बात करते हैं फ्रॉम ए सैफर्ड बॉय टू इंटेलेक्चुअल माई मेमोरीज। साथियों, इस व्याख्यान में ये पुस्तक हर बहुजन के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, जो कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है, जो कि शूद्र श्रेणी से संबंधित है, जो कि द्विज जन नहीं है बाय बर्थ। कुछ बहुजन जो अपने आप को द्विज मान रहे हैं, वो ऐसा नहीं माने, अपितु वो मानने से द्विज नहीं बनते। यह हिंदू सोशल ऑर्डर में जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जिसके पास नहीं है वह द्विज नहीं बन सकता। इसलिए यह बहुजनों के लिए, बहुजन शोधार्थियों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह आप ज़मीन से उठकर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने चिंतन को स्थापित कर सकते हैं। साथियों, आइए किताब घर के पिटारे में पुस्तक संख्या 28 जो कि ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में बातचीत करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पुस्तक जिसका टाइटल है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये टाइटल जिसे फ्रॉम ए सैफर्ड बॉय टू एन इंटेलेक्चुअल के रूप में आप देख सकते हैं। फ्रॉम ए सैफर्ड बॉय, एक चरवाहे बालक के रूप से लेकर, या एक चरवाहे से लेकर किस तरह एक बौद्धिक स्थान प्राप्त किया है, उस यात्रा का विवरण किया गया है। इसके लेखक हैं कांचा आलिया सैफर्ड, प्रकाशक है शेख पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2019 में इसका प्रकाशन किया गया है। साथियों, कांचा आलिया सैफर्ड इस समय बहुजनों के सबसे जाने माने प्रसिद्ध चिंतक हैं, विख्यात चिंतक हैं, समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं, इतिहासकार हैं और एक दार्शनिक हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने बुद्ध से लेकर फूले और फूले अंबेडकर पेरियार से लेकर अपनी इस संस्कृति को विकसित किया है। पुस्तक की कीमत मात्र 557 रुपये है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पुस्तक का स्वरूप आत्मकथा है, जीवनी है, अपनी कहानी, अपनी जुबानी, जो हमारे बहुत से बहुजन नायक नहीं कह पाए हैं। चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन में हमें देखने को मिलती है, और चाहे वो मनोरंजन वाजपेयी के माई चांडाल लाइफ में देखने को मिलती है। ये पुस्तक समर्पित की गई है अपने परिवार की मातृशक्ति को, माता को, बहुजन जिन्होंने या अब तक
इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज भी बहुजन मातृशक्ति को केवल पूजते ही नहीं अपितु मातृशक्ति को व्यवहार में मानते भी हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी गरिमा का और तमाम तरह की उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उनको शामिल किया गया है। उन्होंने सती प्रथा का कभी साथ नहीं दिया है, घूंघट प्रथा का, तमाम तरह की ऐसी प्रथाओं का साथ नहीं दिया है। हालांकि ब्राह्मणवादी प्रभाव में कुछ कुछ परंपराओं का उनको निर्वहन करना पड़ा जो वो समझ नहीं पाए। पुस्तक के आरंभ में प्रस्तावना दी गई है। इस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं। आइए साथियों विस्तार से हम बातचीत करते हैं। पुस्तक की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। सबसे पहले बहुजन नायक महात्मा ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी पेरियार और नारायण गुरु अपनी आत्मकथा या जीवनी नहीं लिख सके, बहुजनों के लिए अफसोस जाहिर किया गया है। ये बहुत छोटी बात है कि किताब लिखना अलग बात है, अपने बारे में लिखना उस किताब से भी बड़ी बात है। और ऐसे बहुजन नायक जो उस ब्राह्मणवादी नोशन और चिंतन को नहीं समझ पाए, जिन्होंने अपनी ही प्रशंसा में अनेक आत्मकथाएं लिखी हैं, चाहे वो ब्राह्मण चिंतक नेहरू की आत्मकथा हो, बनिया चालाक बनिया गांधी की आत्मकथा हो, तो ऐसे ही बहुजन नायकों ने क्यों नहीं लिख पाए, क्यों उसको समझ नहीं पाए। इस बात को कांचालया सहपट ने यहाँ शामिल किया है कि हमारे नायक ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए बहुजनों को आत्मकथा लिखने की वो प्रेरणा नहीं मिली है जो वो हमें देना चाहते हैं। ब्राह्मणवादी चिंतक या नेहरू, बनिया, गांधी की आत्मकथाओं के बारे में भारत में बच्चे बच्चे को परिचित कराया गया है। यानी कि द्विज जनों की आत्मकथाएं हैं। जो द्विज का अनुभव है वो अलग है और जो बहुजन का अनुभव है वो अलग है। तो भिन्न भिन्न अनुभव और सेपरेट या हम कहें कि डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये हमें देखने को मिलता है कि किस तरह अम्बेडकर के साथ और शूद्र अतिशूद्रों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार था वह बुरा नहीं लगता था गांधी को, लेकिन जब गांधी के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया गया तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया गया। ये ठीक ऐसा ही था जैसे कि हिंदू सोशल ऑर्डर में उच्च जातियों को नीची जातियों का अपमान, शोषण और उनके साथ असमानता का व्यवहार करने का हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने प्राकृतिक अधिकार उनको दिया है, जिसको वो अभी भी ढो रहे हैं। मैंने अपनी जीवनी लिखने की सोची और मेरी 2 रचनाओं, पहली पुस्तक है वाई आई एम नॉट ए हिंदू और दूसरी पुस्तक पोस्ट हिंदू इंडिया के लिए आर्य व्यास कुंबे ने किस तरह से लिखने के लिए जो कलम कसाई हैं और जो आर्य व्यास कुंबा है, जो हिंदुस्तान का उच्च तबका है, वह किस तरह से अपनी कलम से हत्याएं करता है, न केवल मानसिक और वचन से अपितु शारीरिक रूप से भी वो हिंसा करता है। कांचा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर घर से लेकर भारत की न्यायपालिका के भीतर यानी कोर्ट तक न केवल मानसिक हमले किए गए अपितु शारीरिक हमले भी किए गए। कि कांचा आलया ने ये किताब क्यों लिखी जिसका टाइटल है वाई आई एम नॉट ए हिंदू, यानी वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। और नंबर 2 पोस्ट हिंदू इंडिया, इन किताबों में जो लिखा गया उससे द्विज जनों को तो ये हम कह सकते हैं कि वो जो सहिष्णुता की बात है वो क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप सच कहते हो, जो इन्होंने अपने में लिखा है मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, लेकिन ये सत्य नहीं असत्य के हमेशा विजय करते हैं। सत्य की विजय होने का मतलब इनकी पराजय है जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर अंततः भारतीय न्यायपालिका के हस्तक्षेप से ही 2015 में बहुजनों को भारतीय संविधान के उपबंध 19 के तहत निडर व भय मुक्त होकर अपने अनुभवों की को मेरी तरह लेखन रूपी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता मिली। बहुजन नायक कांचालया सेफर्ड और सामाजिक सिद्धांतकार दार्शनिक कह रहे हैं कि मेरी इस रचना की कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बहुजनों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि वो निडर रहें, डरे नहीं और भय मुक्त रहें, और जो अनुभव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है उसे अपनी आत्मकथा के रूप में वो लिखें। इसकी स्वतंत्रता बहुजनों को मिल गई है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष से कहीं अधिक मुश्किल है जाति संघर्ष। साथियों, मार्क्सवादी
चिंतक भी इनको कहा जाता है। मार्क्सवादी नज़रिए से इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन किया है। तो मार्क्स बेसिकली क्लास स्ट्रगल की बात करता है कि जो अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है उनके बीच संघर्ष की बात है, स्वामी और दास के बीच संघर्ष की बात है, सरवारा बुजुर्ग वर्ग के संघर्ष की बात है। लेकिन हिंदुस्तान में इससे कई गुना मुश्किल है और दुर्लभ है जाति संघर्ष, जो अपने आप में ही एक विचित्र है। इसे हम सांस्कृतिक बनाम आर्थिक संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। कांचा शेफर्ड लिखते हैं, जाति, वर्ग, समूह और हित मेरे लेखन के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। भारत का ओबीसी समुदाय हिंदुइज्म को गुलीबल फॉलोवर्स या भोला भाला अनुयायी है। कहते हैं कि SC ST को छोड़कर अगर हम देखें तो जो ओबीसी समुदाय है, जो कि शुद्र अति शुद्र समुदाय का हिस्सा है, वह शुद्र समुदाय हिंदू सोशल ऑर्डर का गुल्लीबल फॉलोवर्स है, जिसको ये मालूम नहीं कि उसका ही शोषण किया जा रहा है, उसे पता ही नहीं चले। जैसे कि जानवर को हरा चारा दिखाकर बुलाया जाए और उसके बाद उसको बांध लिया जाए, यानी कि बकरी की माँ कब तक खैर मना जाएगी, बकरी को अच्छा खिलाया पिलाया जाए और उसको काट कर खा जाया करते हैं। ये ऐसा ही एग्जैक्ट हिंदुइज्म में, ब्राह्मणवाद में ओबीसी के साथ हुआ है। शुद्र इसको कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस समुदाय ने हिंदुइज्म को कभी चुनौती नहीं दी है और इसकी सेवाओं पर ही वह जिंदा है। शेफर्ड कह रहे हैं कि यदि इस हिंदू सोशल ऑर्डर में से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को एक ही झटके में अलग किया जाए तो ब्राह्मणवाद या हिंदुइज्म तुरंत ही खत्म और समाप्त हो जाएगा। वह आज तक जिंदा केवल बहुजनों के ऊपर होने से है। वह असमानता, अन्याय और गुलामी की वजह से है। वह इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके फॉलोअर्स को हाईजैक कर लिया गया है, उसके आइडिया पर हेजेमनी स्थापित कर दी गई है। वह शुरू करता है, उसी समय उसका ब्रेन वॉश कर देता है। जैसे स्कूल में जाने और स्कूल में कुछ सीखे उससे पहले शिक्षा की देवी के बारे में उसको बता दिया जाए ताकि वह कभी उसके ऊपर प्रतिरोध न कर सके। यदि ओबीसी दलित समुदाय हिंदुइज्म को छोड़ दें तो एक ही झटके में आर्य व्यास संतान अमरलता की तरह बेजान हो जाए। ट्राइबल आदिवासी जो ऑलरेडी हिंदुइज्म के पार्ट नहीं है, दे आर नॉट हिंदू, दे वर नॉट हिंदू। ये अलग बात है कि अब कुछ ब्राह्मणवादी ताकतों से और हिंदू ताकतों ने एक नया नोशन बनाया है जिसमें आदिवासियों को भी हिंदू क्लेम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लाइक आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, समानता का नाम लेकर, संस्कृति का नाम लेकर, वन नेशन वन कल्चर की बात कह के, जो कदापि संभव नहीं है। तो जो दलित हैं और जो पिछड़ा वर्ग है, शुद्र अति शुद्र है, अगर वह इससे बाहर हो तो इस हिंदुइज्म और ब्राह्मणवाद, हिंदुइज्म की जगह ज़्यादा एग्जैक्ट टर्म है ब्राह्मणवाद, यह अमरबेल है जो दूसरे पेड़ों पर जिंदा रहती है, यानी परजीवी इसको कहा जाता है। तो एक्चुअली आर्य व्यास संतति या द्विजजन हिंदू सोशल ऑर्डर में ये अमरबेल है जो शुद्र और अति शुद्र रूपी पेड़ के ऊपर पलती आ रही है। जिस दिन इसको इस पेड़ से हटा दिया जाएगा उस दिन पेड़ भी स्वतंत्र हो जाएगा, पेड़ भी नहीं जलेगा, उसका शोषण नहीं होगा और अमरबेल भी जलकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी खुद की जड़ें नहीं हैं, वो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, इंटेलिजेंसिया नहीं है, वो एक्चुअली क्लेवरनेस, चालाकी, चतुराई, धोखा, झूठ, फ्रेब, डिवाइड एंड रूल, ये सब कुछ उसमें है। मेरा लेखन ब्राह्मणवाद, बनियावाद और हिंदूवाद की जुर्म के खिलाफ है, इनके खिलाफ नहीं है, पाप के खिलाफ है, पापी के खिलाफ नहीं है। कि एक्चुअली जो पाप है, एक्चुअली जो क्राइम है हिंदू सोशल ऑर्डर में, वह ब्राह्मणिज्म है, वह बनियानिज्म है, वह द्विजजन है। ये हिंदूवाद के नाम से आजकल जाना जाता है। ये जो बहुजनों के खिलाफ जुर्म किया जा रहा है, इस जुर्म को आप असमानता का, गुलामी का, धार्मिक, सांस्कृतिक, कई तरह के आप बता सकते हो। इन तमाम तरह के अन्याय और शोषण का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके के खिलाफ एक आवाज़ है। यदि यह वाद एक्चुअली हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद इसको कहा जा रहा है, ये ब्राह्मणवाद गिरगिट का सा धर्म है जिसको आजकल हिंदू धर्म कहते हैं। ये गिरगिट का सा धर्म है जो समय और दशा के अनुरूप, ब्राह्मणों के अनुरूप, अपने हितों की सुरक्षा के अनुरूप अपना रंग बदलता रहता है।
आज की बात नहीं है, जब से ये कह रहे हैं सनातन सनातन, तब से ये, जब से आर्य व्यास संतति हिंदुस्तान की धरती पर आया है, ये समुदाय गिरगिट के रूप में आया है। ये एक बहरूपिया है, यानी कि ब्राह्मणवाद बहरूपिया है। ये रंग बदल लेता है, ये हवा के रुख के हिसाब से चलने लग जाता है, ये प्रतिरोध नहीं करता, नदी बहती है उसकी तरह बहने लग जाता है, बाद में भले नदी पर पूरा हक वो कर ले। ये उसका तौर तरीका है, ये उसकी कल्चर में है, जिसको हम कहते हैं द्विज, कास्ट एंड कल्चर। तो ये हिंदू सोशल ऑर्डर की उच्च जातियों के खून में समाया हुआ है कि आप अपने रंग रूप को बदलते रहो, अपने हितों को सुरक्षित रखते रहो और समय और दशा के अनुरूप चलते रहो, यानी गिरगिट की तरह आप रंग बदलते रहो। आप अपने जीवन को खतरा नहीं होना चाहिए, इसको बहुजन समझें। ये कांचा ने अपनी जीवनी में स्पष्ट रूप से बताया है। हिंदू जातीय संस्कृति बचपन से ही बच्चों को तैयार करती है, यानी ब्रेन वॉश, अर्थात ब्राह्मण, बनिया, जैन बच्चे बनाम दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चों के बीच, जिसको आप कहते हैं अबोध बालक, आप देख लीजिए वो बच्चे किनके साथ खेलते हैं, किनके साथ बातचीत करते हैं, किनके साथ बैठते उठते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या उनका खान पान है, क्या उनके कपड़े हैं, तौर तरीके हैं, ये सब चीज़ें, क्या उनके झगड़ने के और शांति से रहने के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ जाति व चरित्र का सृजन करता है हिंदुइज्म, हिंदू सोशल ऑर्डर। जाति बनाता है और उसके अनुरूप उसका चरित्र बनाता है। मैं एक चरवाहे समुदाय, जो भेड़ बकरियां चराता है, भैंस चराता है, आदि चराने वाले समुदाय से आता हूं। आप क्षण भर के लिए सोचो और बताओ, भारतीय संस्कृति इस समुदाय के बारे में क्या आम धारणा रखती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग, जिसमें बहुजन भी शामिल हैं, एक गडरिये के प्रति, एक चरवाहे के प्रति, जो भेड़ बकरियां लेकर हमारे खेतों में, हमारे क्षेत्र में तरफ घूम रहा है, हम उन लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, उनको हम क्या मानते हैं? आवारा मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं, गंदे मानते हैं, मैले मानते हैं, नकटे, पिछड़े, गरीब, मूर्ख और प्रदूषित करने वाले। ये सब लोग ब्राह्मणिकल नोशन को फॉलो करते हैं। ये ब्राह्मणिकल नोशन है, ये एक्चुअली अमर बेल है। एक छोटा सा तिनका आप किसी पेड़ पर डाल दोगे तो वो संख्या में कम है, लेकिन इस तरह से वो पूरे पेड़ पर अपना आवरण फैलाता है कि पूरे पेड़ को ही अपनी आगोश में ले लेता है और पेड़ फिर उससे बचने के लिए छटपटाता रहता है। अब इसकी जड़ें नहीं होती, इसलिए जड़ों पर आप प्रहार करो। तो मैंने इस ब्राह्मणवादी नैरेटिव को बदलने की कोशिश जिंदगी भर की है। मुझे उस पुजारी से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए जो स्वयं कभी भेड़ बकरी से प्यार नहीं करता है। यानी कि उन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की बहुजनों को आवश्यकता नहीं है जो बहुजनों को और बहुजनों की संस्कृति को कभी पसंद ही नहीं करते हैं। ना वो अपने घर में ये भेड़ बकरियां रखते हैं, ना वो चराने जाते हैं, ना ही वो इस व्यवस्था के बड़े स्तर पर हिस्सेदार हैं। कुछ उदाहरणों से हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ पार्ट जो है पॉपुलेशन का, वो क्या करता है ये देखा जाए। केवल एक पर आप ये नहीं कह सकते, किसी एक बनिया ने या ब्राह्मण ने बकरी बांध रखी तो आप कह दो कि नहीं बकरियां बांधते, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये मेजॉरिटी और जो आप देखते हो अधिकांश जो तबका है वो क्या कर रहा है, वो हमें देखना होगा। क्योंकि इस हिसाब से तो जनसंख्या में बहुजन ज़्यादा हैं, लेकिन शासन प्रणाली में उनका हिस्सा कम है। जो द्विज जन हैं जनसंख्या में बहुत कम हैं, परंतु शासन प्रणाली पर, लगभग पूरी प्रणाली पर उन्हीं का हिस्सा है। ये इसको समझना है हमें बहुजन नजरिए से। मैं 65 साल की आयु में अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ और मुझे आशा है कि मेरी आत्मकथा अनेक शूद्रजनों को अपनी स्मृतियाँ लिखने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, सबसे बड़ी बात जो कांचालाल शेपर्ड लिख रहे हैं, मैं 65 साल की आयु में अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ, वो भी जिंदा हैं। मुझे आशा है कि मेरी ये आत्मकथा अनेक शूद्रजनों को अपनी स्मृतियाँ लिखने के लिए प्रेरित करेगी। निसंदेह मुझे भी प्रेरणा मिली है, मैं भी अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ और लिख कर ही मरूंगा, मेरा ऐसा मानना है। तो प्रत्येक बहुजन के लिए ये मेरा निवेदन है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, शुद्र, अति शुद्र जन जो हाशिए पर है, जिसका शोषण हो रहा है, वो तमाम तरह के लोग, वो व्यवस्थाएं अपनी स्मृतियां जरूर लिखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि इतिहास में कैसी व्यवस्था रही है। 10 अध्याय में पहला अध्याय है जिसका नाम है क्या आलिया एक दुर्भाग्यशाली नाम है। तो व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर और नेम ऑफ ए मैन और वुमेन।
नाम की क्या राजनीति है। ये देखने वाली बात है कि नाम की बहुत बड़ी राजनीति है। बहुजनों के जो नाम हैं वो आप देखिए, और जो द्विजजनों के नाम हैं वो आप देखिए, इन नामों में आपको वर्षों पहले बड़ा अंतराल मिलेगा। हालांकि अभी मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने कुछ बदलाव इसमें काफ़ी हद तक किया है, परंतु इसके हिस्ट्री के और पास्ट जो बैकग्राउंड है उसके माध्यम से इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा परिवार, परिवेश, शिक्षा का अंधियारा, पहली पीढ़ी का पहला बालक जो स्कूल पहुंचा, जो कॉलेज पहुंचा, जो यूनिवर्सिटी पहुंचा और यूनिवर्सिटी में वह शिक्षक यानी प्रोफेसर के रूप में पहुंचा, ये एक अकल्पनीय और दुर्लभतम मार्ग था। मेरे समाज का कोई लिखित इतिहास नहीं है। मौखिक इतिहास जो चला आ रहा है, ऐसे मौखिक इतिहास को रिटन फॉर्म में देने पर वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो सकता है। आर्यन काउ बेल्ट को देखकर मेरे मन में काउ नेशन बनाम बफेलो नेशन का कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ, और मैंने बफेलो नेशनिज्म के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें उन्होंने गाय राष्ट्रवाद और भैंस राष्ट्रवाद, या गाय का राष्ट्र और भैंस का राष्ट्र, ऐसे करके नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको बड़े स्तर तक व्यापक रूप में प्रचारित किया है, समझाया है। ये आपके सबके लिए रिकमेंड करता हूं कि बफेलो नेशनलिज्म कंसेप्ट की अवधारणा को पुस्तक से पढ़ें। लेखक लिखते हैं, उत्तर बनाम दक्षिण के निर्जातीय व सांस्कृतिक विभाजन के लिए केवल और केवल ब्राह्मण, बनिया, जैन, वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट जिम्मेदार है। ये जो भारत में उत्तर बनाम दक्षिण, दक्षिण बनाम उत्तर की जो संस्कृति, जो एथनिसिटी और जो कल्चरल डाइवर्जन और डिफ्रेंशिएशन किया गया है, डिवीजन किया गया है, उसके लिए केवल ब्राह्मण, बनिया, जैन कॉम्बो ऑफ वेजिटेरियन है। प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक मुझे मेरे नाम ने, मेरे रंग ने, मेरी जाति ने बहुत परेशान किया है। यानी कि उस व्यवस्था को जिसको हिंदू सोशल ऑर्डर कहा जाता है, उसने किस तरह से लेखक के जीवन को प्रभावित किया है, इस अनुभव को उन्होंने अपने जीवनी में साझा किया है। लेखक लिखते हैं, हमारे देवता बनाम तुम्हारे देवता, सोच कर देखना हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। ये एक्चुअली अहिंसा बनाम हिंसा का दैनिक चित्रण है। मेरी पीएचडी और बुद्ध का राजनीतिक दर्शन और अकादमिक जगत की राजनीति, कि मैंने जो शोध किया वह बुद्धा एज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिसको हम कहते हैं बुद्ध, वो एक गॉड नहीं, पॉलिटिकल फिलोसोफर है, राजनीतिक दर्शन शास्त्री है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती प्रदान करता है। असमानता, शोषण, अन्याय और गुलामी की, भेदभाव की व्यवस्था को चुनौती देता है बुद्ध का राजनीतिक दर्शन, जिसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर पीएचडी अवार्ड होने तक पॉलिटिक्स की गई और बुद्ध को कंसिडर नहीं किया गया, और बेमुश्किल से वो अनेक व्यवधानों के बाद अपनी पीएचडी पूरी कर पाए। अंग्रेजी को पटकनी और बाहरी दुनिया की ओर प्रस्थान, इस भाषा को, जिस भाषा के माध्यम से द्विजजन ने अपना प्रभुत्व आज भी स्थापित कर रखा है, उसी भाषा को इन्होंने अपना माध्यम बनाया और लेखक ने एक चुनौती प्रदान की, जो बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ उन्होंने सिविल सोसाइटी, सामाजिक आंदोलन, छात्र राजनीति, बहुजन विद्यार्थियों के साथ और उनका साथ दिया। बड़े स्तर पर उस्मानिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी योग्यता के परचम लहराए। दूसरा अध्याय है ईटिंग ब्रेन एंड लर्निंग अननोन। हम दिमाग खाते हैं और अज्ञात को सीखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट वेजिटेरियन का और जो आया है उस पूरी अवधारणा को, लेखक लिखते हैं, मुर्गों की बाग कुड़ू कू के साथ सुबह की शुरुआत होती है। यही हमारे गांव की घड़ी थी। ये अलार्म वाली घड़ी थी। भोर के समय महिलाएं, बालिकाएं खुले में सोच चली जाती थी, और कभी कभी दिन में पेट की परेशानी होने पर इज्जत, आबरू या गरिमा को बचाने की परेशानी बड़ी हो जाती थी। ये उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिस व्यवस्था में बहुजनों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनको शौचालय हम कहें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेसिक मिनिमम नीड्स की बात कहें कि कैसे उनका जीवन है। इस जीवन को लेखक ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया है। जेंडर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। बाहकम्मा पांडुंगा का 9 दिवसीय उत्सव, उसमें मांसाहारी भोजन, गायन, सजावट, और उसके तहत जो लोग इस व्यवस्था के हिस्सेदार थे उन लोगों के साथ अपने उस भोजन को शेयर करना, कल्चर को शेयर करना, ये सब चीज़ें मार्क्सवादी समाजवाद और समतावाद की ओर इशारा करती हैं। उनके दादाजी कहते थे, बकरे का ब्रेन खाओ और अपना ब्रेन बढ़ाओ, क्योंकि तुम स्कूल जाते हो इसलिए तेरा ब्रेन चलना चाहिए, ब्रेन
दिमाग ग्रोथ करना चाहिए, इसलिए आपको बकरे का ब्रेन खाना होगा, तब आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आगे चलेगा। भालू चाचा की कहानी, जिन्होंने अपनी बकरियों को, भेड़ों को बचाने के लिए भालू से लड़ाई की, बच्चे व उत्सव और अंतराल, तमाम तरह की जो ये व्यवस्थाएं उस समय की बताई हैं कि किस तरह से उनका परिवार, उनका समाज अपना रहन सहन रखता था, किस तरह के दुर्लभ हालात से वो निकल कर आए हैं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद तक वो पहुँचे हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुजन हमेशा बहुजनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हमें प्रेरणा द्विजजनों से, स्वामी विवेकानंद से, गांधी से, तिलक से कभी नहीं लेनी चाहिए, वो प्रेरणा हो नहीं सकती। हमें प्रेरणा अंबेडकर से, फूले से, पेरियार से, अब्दुल कलाम से, कांचाला सैफर्ड से लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रेरणा है। उनका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है। हमारे जीवन में हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमारे जीवन की तरह उन्होंने जीवन जिया है और जो इस हिंदू सोशल ऑर्डर के उस व्यवस्था के शिकार रहे हैं जिसके हम अभी भी शिकार हैं। तीसरा अध्याय है सरस्वती से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। 1960 के दशक में सरकारी प्रयासों से विद्यालयों में प्रवेश की पहल शुरू हुई। स्कूल जाने वाले बहुजन बच्चों को खाने वाली देवी की गांव में दहशत, यानी कि बच्चे स्कूल गए और एक दो बच्चों का, हालांकि शिक्षा व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनका निधन हो गया। उसके बाद किस तरह से गांव में दहशत फैलती है कि शिक्षक कहता है कि जो सरस्वती है वो शिक्षा की देवी है। हम आज भी जानते हैं कि वह शिक्षा की कोई देवी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणिकल नोशन ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हिंदुस्तान के अधिकांश, विशेष रूप से उत्तर भारत की बात करूं तो विद्यालय में कमरा हो या न हो, बैठने की व्यवस्था हो या न हो, पंखों की व्यवस्था हो या नहीं हो, लेकिन सरस्वती की स्टेच्यू की व्यवस्था जरूर है। स्कूलों से लेकर, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक बच्चों के पास, विश्वविद्यालय में भी, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड हो ना हो, लेकिन सरस्वती का मंदिर है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, लोग आ जा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। परंतु कक्षा में बच्चों के लिए बेंच नहीं है, शिक्षक के पास चौक नहीं है, सदियों पुराना ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये रियलिटी है, क्योंकि वो एक्चुअली देवी उसको बताया गया है। वह सबको शिक्षा देगी, ऐसा शिक्षक कहता, आज भी कहते हैं। इस रूप में समझा, इस बच्चों को स्कूल भेजो। बच्चे की माँ कहती है मेरे बड़े बेटे की तरह, यानी कि उसका बेटा जो मर चुका है, जो स्कूल में जाना उसने शुरू किया था, वह हमारे, हालांकि उसने नहीं मारा, लेकिन वो किस तरह से नोशन है उसकी बात कर रहे हैं कि नोशन किस तरह से ब्राह्मणवादी नोशन है कि शिक्षा देनी है तो शिक्षा की देवी बताकर नहीं देनी, शिक्षा तो आपको देनी है जो पढ़ेगा, या शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा, दहाड़ेगा। तो फिर उसमें शिक्षा की देवी सरस्वती कहाँ से आ गई? वह हमारे बच्चों को शिक्षा लेने पर मार देगी। उसके सफ़ेद कपड़े, उसका सफ़ेद वस्त्र है, जो तमाम तरह का है, गांव की भूतनी उसको कहा जाता है। स्कूल चाक, स्लेट, नाम व जन्म तिथि, ये सब जंगल लाइफ से स्कूल लाइफ तक का उनका जीवन है। तो किस तरह सफ़ेद वस्त्र, खुले बाल, सफ़ेद ब्लाउज और ये तमाम तरह का जो दिखाया गया चित्रांकन में, वह चित्रांकन एक तरह से गांव के लिए, उनके लिए एक गांव की भूतनी के रूप में स्थापित हुआ। ये कांचाला सैफर्ड लिखते हैं। और बाद में इसी व्यवस्था से आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल चौक और स्लेट, ये सब कुछ टीचर नाम लिखता था, डेट ऑफ बर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो जो गुरुजी ने लिख दिया वो ही डेट ऑफ बर्थ मानी जाती थी। वार का धर्म, जब मंगलवार हिंदुओं के लिए, कि मंगल यानी वार, जो मंगल है, शुभ है, हालांकि सुबह शुभ कुछ होता नहीं है। रविवार जो क्रिश्चियन के लिए, ईसाइयों के लिए है, और शुक्रवार जो इस्लाम के लिए है। तो वारों को किस तरह से धर्म नोशन, धार्मिक नोशन के साथ जोड़ा गया, और बाद में हिंदुइज्म में ऑक्यूपाई या लैप्स पॉलिसी के तहत, जिसको आप है ना व्यक्तिगत नीति कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सभी वारों को अपना लिया। मंगलवार अगर हिंदुओं का वार है, रविवार ईसाइयों का वार है, शुक्रवार मुसलमानों का वार है। तो ये एक धर्म और वार को किस तरह से जोड़ा गया है उसकी बात है। रोने की जो कल्चर है उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ सवाल उठाए हैं, महिला बनाम पुरुष के नाम से। चौथा अध्याय है सॉन्ग ऑफ डेथ, मृत्यु का गीत, मौत का तांडव, चिकित्सा की नासमझी, कांचाला सैफर्ड की मां का निधन, जो पहली औपचारिक मौत मानी जाती है, 17 जून 1967, यानी कि पहली बार हॉस्पिटल लेके गए, वरना जन्म और मृत्यु का हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं रहा है पीढ़ियों से, ये लेखक लिख रहे हैं। लेकिन उनकी मां की मौत हॉस्पिटल में हुई और डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया, पहली बार इसको औपचारिक मौत की स्थिति को मृत्यु हुई है। मृत्यु की रस्में, मौत के गीत का दिल को चीर देना, 11 दिन और रात का शोक, ये
हम सोच सकते हैं कि एक अनाथ होने वाले बच्चे पर क्या गुजर रही होगी जिन हालातों से वो बाहर आता है। सामाजिक रिश्ते नाते, जिम्मेदारियां, ब्राह्मण शाकाहारी भोजन आनंद, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं वो मृत्यु के उन कर्म कांडों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है जो ब्राह्मणवादी कर्म कांड के माध्यम से चलता है। भाई बहनों का विवाह होना, इनके विवाह का दबाव आना, मेरे विवाह की पूरे गांव को चिंता, गांव से मैंने दूरी बना ली, विवाह और उच्च शिक्षा में से एक को चुनना, चिंता करना, चिंतन करना, चेतना और चिंतक के रूप में स्थापित होना, ये सब पेशो पेश में और जेदोजहद में वो घूम रहे हैं। अध्याय 5 में लेखक ने आत्मकथा में लिखा है, लाइफ बनाम नॉलेज, यानी कि जीवन चाहिए, ज्ञान चाहिए या ज्ञान के बिना अज्ञान वाला जीवन चाहिए। विवाह के लिए पिताजी की जिद होना, लेकिन अंततः पिताजी का भी देहांत हो गया, ये और भी दुख उनके ऊपर हुआ। गांधी कस्तूरबा के बारे में उन्होंने सोचा कि क्या गांधी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, या जब उनके पिता मृत्युशैया पर पड़े रहे थे तब वो कैसे अपने वैवाहिक जीवन का उस बालपन की उम्र में आनंद ले रहे थे। गांधी और कस्तूरबा का जीवन, नेहरू और उनकी पत्नी कमला का जीवन क्या चला, अंबेडकर और रमाबाई का जीवन, फूले और सावित्रीबाई का जीवन, इन कपल्स की उन्होंने इस दाम्पत्य जीवन के बारे में सोचा, विचार किया कि वो कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। कंपैरिजन। 3 लोगों ने अपनी पत्नियों को शिक्षा नहीं दी। अंबेडकर और मार्क्स के वैवाहिक जीवन की भी उन्होंने तुलना की कि मैं विवाह करता हूं तो पत्नी और मेरे कैसे संबंध रहेंगे, क्या उन लोगों की तरह मैं भी एक बड़ा आदमी बन पाऊंगा इस व्यवस्था का भागीदार बन के। उच्च जाति के इतिहासकारों ने केवल अपने बारे में और अपने ही दर्शन के बारे में लिखा, जो कि अपराध है। भारत ब्राह्मणों की धरा है, इस पर तलवार का राज नहीं है, ये नोशन जो फैलाया गया, इस नोशन को चैलेंज कांचालय सैफर्ड ने किया है। परंतु बहुजन या वैज्ञानिक दर्शन के इतिहास में भारत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। सिंधु जन ही असली भारतीय जन थे। विश्वविद्यालय में मैंने हर कदम पर द्विजन की राजनीति से खतरा लिया। मैं स्वयं का प्रमोशन करते हैं, वे स्वयं का प्रमोशन करते हैं। यूरोपियन ने द्वितीयक स्रोतों की सहायता से जाति व्यवस्था पर लिखा, परंतु आवश्यकता बहुजनों के द्वारा प्राथमिक स्रोतों से लिखने की है। अभी भी आवश्यकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो हमारा इतिहास है उसे हम खुद लिखें तो बेहतर होगा और प्राइमरी सोर्सेज का हिस्ट्री माना जाएगा। ब्राह्मण अपने वेद, पुराण, उपनिषदों के बारे में लिखें, बहुजनों के बारे में क्यों लिखें, बहुजन अपने अनुभवों के बारे में लिखें, जो सत्यमेव जयते का सही आदर्श होगा। एक 3rd ग्रेड वाला गांधी हिंद स्वराज बिना किसी संदर्भ के लिख सकता है, तो बहुजन क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये प्रेरणा दे रही किस तरह से एक बनिया बिना सिंगल रेफरेंस के लिखता है और उसको लोग प्रमाणिक मानते हैं, तो बहुजन क्यों नहीं लिख सकते। हमें ये समझना होगा कि ब्राह्मण स्वयं को आर्य पुकारते हैं, आर्य व्यास, आर्य समाज, आर्य व्रत आदि, लेकिन कोई आर्य शूद्र नहीं है, क्योंकि आर्यंस भारतीय नहीं हैं, वे गोपालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी गोरक्षक कैसे बने हुए हैं। इन सवालों पर हमें चिंतन करना होगा, तब बहुजन बाहर निकल कर आएंगे, उनका ओरिजिनल चरित्र बाहर आएगा। राय, टैगोर, चटर्जी बनाम फूले, अंबेडकर, रमाबाई, बहुजन बनाम द्विजजन, वाल्मीकि का जूठन, मनोरंजन व्यापारी का माई चांडाल लाइफ, सुजाता का इंटेंस अमंग एलिफेंट और सत्यनारायण की माई फादर बलेहा, इन सब को हम पढ़ेंगे। ये प्रेरणा है बहुजनों के लिए। अध्याय 6 है, क्या अलैया विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है। ये सवाल की गडरिया विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ाएगा। 1978 में व्याख्याता के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय में साक्षात्कार का आयोजन। जब हम भेड़ों को पढ़ा सकते हैं तो फिर इंसानों को पढ़ाने में कोई समस्या नहीं हो सकती। मेरा चयन, विश्वविद्यालय में अध्यापन, पाठ्यक्रम की राजनीति, पाश्चात्य भारतीय चिंतन, भारत में कल्पनावादी चिंतन का अभाव, ये सब चीज़ें आत्मकथा में लेखक ने लिखी हैं। 7वां अध्याय, आदिवासियों के बीच मीट, ईट और ड्रिंक की संस्कृति, अद्वितीय संस्कृति, समाज, इतिहास, अंबेडकर की पुस्तक का प्रकाशन, बुद्ध एंड हिज धम्मा, नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की राजनीति के बारे में भी लिखा है। इसको ज़्यादा जानने के लिए आपको किताब को पढ़ना होगा। लेखन साहित्य का अभाव, हमें अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार को सशक्त बनाना होगा, उसका प्रचार प्रसार भी करना होगा, अपने लोगों के बीच रहकर उनका भोजन, उनके कपड़े, उनके मकान, उनकी संस्कृति साझा करनी होगी। 8वें अध्याय में लिखते हैं, असत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी वैष्णव बनिया, नेहरू मॉडर्न ब्राह्मण, नीरज चौधरी कायस्थ, सत्य बनाम असत्य की अवधारणा। द्विजजन का सत्य बहुजनों के लिए हमेशा असत्य होता है। तो वो गांधी जिसको लिखता है माई एक्सप्लेन विद ट्रुथ, वो एक्चुअली बनिया के लिए ट्रुथ है, द्विजजन के लिए ट्रुथ है, वह बहुजनों के लिए एब्सोल्यूटली अनट्रुथ है। अछूत का अनुभव, गांधी का काले रंग का अनुभव।
सिंधु घाटी की सांस्कृतिक प्रणाली पर अधिकाधिक अनुसंधान और लेखन की आवश्यकता है। बहुजनों को पावर ऑफ द टेक्स्ट को समझना होगा कि टेक्स्ट की क्या पावर है जो बहुजनों को आज तक भी नहीं मिल पाई है। क्यों वो बहुजन पीछे हैं, इसके पीछे पावर ऑफ द टेक्स्ट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ब्राह्मण साहित्य में बहुजन ज्ञान नहीं है, वह केवल उपेक्षित किया गया है, तो उसको बहुजन साहित्य में बहुजनों का ज्ञान आएगा। अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय जैव राष्ट्रीय पराजय, यूएनओ सम्मेलन में भाग लेना, अफ्रीका तक की अकादमिक यात्रा का वृत्तांत, पहले आदिमानव के उत्पत्ति स्थल, आर्यन देवताओं का कोई प्रमाण नहीं होना, ब्लैक ब्यूटी का कंसेप्ट, अपनी बात रखने के लिए लंबी लड़ाई लड़ना, वाई आई एम नॉट ए हिंदू के बाद अनेकानेक निमंत्रण मिलना। अंतिम अध्याय है मैंने क्या खाया, कैसे लिखा और कैसे जिया। पिछले 65 सालों के सुख दुख का, खान पान का, रहन सहन का, बुरा अच्छे का, जन्म मृत्यु का, द्विज बहुजन संघर्ष का, सत्य असत्य का, भेदभाव इत्यादि का अनुभव मैंने अपनी इस रचना में लिखा है। मेरे लेखन के प्रति कलम कसाईयों के फतवे, धमकी, हमला, दुर्भाषा, दुर्व्यवहार सब मैंने इस पुस्तक में लिखा है। अंत में जिंदा रहने तक अन्यायकारी, असमतावादी, पराधीनतावादी, अमानवीय अव्यवस्था जो आज हिंदूवाद के सहारे ब्राह्मणवादी चाल के रूप में विद्यमान है, उसके खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान। ये कांचा सैफर्ड के अंतिम वाक्य हैं जीवनी में कि वो जब तक सांस है उनके शरीर में, वो इस अन्यायवादी व्यवस्था, इस पराधीनतावादी व्यवस्था, बहुजन विरोधी व्यवस्था, मानवीय कल्याण विरोधी व्यवस्था का प्रतिरोध करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किताब घर का पिटारा इसी के साथ बंद होता है। पुस्तक संख्या 28, फ्रॉम ए शेपर्ड बॉय टू एन इंटेलेक्चुअल। थैंक यू सो मच।